Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. I am Shahzad Wahid, your biology teacher. खूबसूरत दुआ से लेक्चर का आगाज़ करते हैं। रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रीवियस लेक्चर की एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर नंबर 19 में मींस पार्ट ए में हम लोगों ने एक्स लिंक्ड ट्रेट्स को स्टडी किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स को और उसके पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को, और फिर उसके बाद हमने एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स को स्टडी किया और फिर उसके पैटर्न को देखा, और हमने देखा कि किस तरीके से एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स मेल को ज़्यादा अफेक्ट करती हैं और कैसे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स फीमेल को ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। राइट, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि कल हम सिर्फ पैटर्न को स्टडी करेंगे और आज इनफैक्ट हम उन पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स को देखेंगे जो कि इनके एग्जांपल्स हैं। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड टू ऑब्जर्व the examples of these particular genetic disorders. Yes, my dear students, आप लोगों से हम बात करेंगे X linked recessive traits और dominant traits के बारे में, और आप लोगों की बुक में X linked recessive traits की दो एग्जाम्पल गिवन है in detail. One of them is called as hemophilia, other one is called as color blindness. चूंकि दोनों ही X linked recessive traits हैं तो दोनों का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एक ही है। हमने कल इस एग्जांपल भी देखी थी। आप लोगों की बुक में एक येलो बॉक्स है और उस येलो बॉक्स के अंदर एक और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर को डिस्कस किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज TFS. इट स्टैंड्स फॉर टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। हम इन्हीं चीजों को बेसिकली आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? हमारे ब्लड के क्लॉट ना करने की एबिलिटी का नाम है हीमोफीलिया। अगर आप लोग इस पर्टिकुलर इमेज को देख रहे हैं तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे एक कैस्केड ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। व्हेनेवर आई यूज द टर्म कैस्केड तो इसका मतलब है एक लड़ी। हर रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट अगले रिएक्शन का क्या है? रिएक्टेंट है। अगर इस पर्टिकुलर कैस्केड में किसी पॉइंट पर क्या आ जाती है? रुकावट आ जाती है, तो आगे की सारी चेन क्या करेगी? रुक जाएगी। राइट, हीमोफीलिया क्यों होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए लुक एट दिस डायग्राम अगेन। आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे टोटल 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। राइट, इनमें से मैंने बोला कि अगर एक फैक्टर भी कम होगा तो डिजीज क्या कहलाएगी? हीमोफीलिया। राइट, तो हीमोफीलिया की जेनेटिक्स थोड़ा सा पहले लिखते हैं आप लोगों के पास। नंबर 1 कि ये एक एक्स लिंक्ड डिजीज है। कौन सी वाली? रिसेसिव वाली। और दूसरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या थी कि इट अपीयर्स मोर इन मेल देन फीमेल्स। मेल्स में ज्यादा अपीयर होती है और फीमेल्स में कम अपीयर होती है। जहां तक सिम्टम्स की बात है तो वेरी सिंपल थिंग, तभी लिखा आप लोगों से, बताया भी आप लोगों को कि ब्लड फेल्स टू क्लॉट, ब्लड फेल्स टू क्लॉट। तो जब आप लोगों का खून गिवन टाइम के अंदर नहीं जमता तो हम कहते हैं कि दिस पर्टिकुलर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया। हाउ वी कैन टेस्ट इट? आंसर इज, हम एक ड्रॉप लेते हैं। लुक एट दिस पर्टिकुलर वीडियो। हम एक ड्रॉप लेते हैं ब्लड का किस पे? स्लाइड के ऊपर, और फिर उसके अंदर एक हम कैपिलरी ट्यूब को खड़ी कर देते हैं। नॉर्मली लेस देन 1 मिनट और अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट के अंदर जो ब्लड है वो इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जम जाता है। और देखें कि अगर हम इस कैपिलरी ट्यूब को अब छिड़क रहे हैं, झटक रहे हैं, तो जमा हुआ ब्लड इसमें से बाहर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आफ्टर पासिंग नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम ब्लड फेल्स टू क्लॉट तो हम कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज ऑफ हीमोफीलिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसकी जो कॉज है वो क्या? अभी मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। एनी वन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इज मिसिंग। कोई एक ब्लड क्लॉट
फैक्टर जो है मिसिंग हुआ, कितने में से? 13 में से। तो उसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर 13। तो यहाँ पे क्या होगा? 1/13। इनमें से कोई एक अगर मिस हुआ तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। सवाल ये है कि क्या ये वाला डिसऑर्डर जानलेवा साबित हो सकता है? तो आंसर इज यस, इट कैन बी डेडली। ये जानलेवा बिल्कुल साबित हो सकता है। इट कैन प्रूव फैटल। डिपेंड करता है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कट कितना ज़्यादा लगा है। आमतौर पे तो हम सर्जरी भी करना यू कैन से प्रेफर नहीं करते इन पेशेंट्स की, बिकॉज एक छोटा सा कट भी इनकी जान ले सकता है और उसके लिए हमें बड़े स्पेशल किस्म का मेयर लेने पड़ते हैं, राइट। तो एक छोटा सा कट भी इनकी जान ले सकता है और यूजुअली एक्सीडेंट के अंदर तो आमतौर पे इनकी जान नहीं बचती। अगर मैं इनके सिम्टम्स की बात करूं तो 2 फ्रीक्वेंट सिम्टम ये होता है हमारे डियर स्टूडेंट्स कि इनके नोज आमतौर पे ब्लीड करते रहते हैं। यूजुअली नोज का ब्लीड होना कोई अलार्मिंग साइन नहीं होता, लेकिन अगर नोज फ्रीक्वेंटली ब्लीड हो रहा है इवन इन विंटर, तो फिर इट कैन बी यू कैन से अटेंशन डिमांडिंग सिम्टम। आपको सोचना चाहिए कि आखिर सर्दियों के मौसम में भी नोज ब्लीड क्यों हो रहा है। इनके जो गम्स हैं वो फ्रीक्वेंटली ब्लीड होते रहते हैं। यूजुअली जो हमारे टॉन्सिल्स हैं वो ब्लीड नहीं होते, लेकिन एक ऐसा पर्सन हुई सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया, उसके टॉन्सिल्स भी ब्लीड होते रहते हैं। फिर अगर ये देखें तो आमतौर पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी पता होगा कि हमारे ब्लड में कभी यूरिन नहीं आता, लेकिन हीमोफिलिक्स के ब्लड में आमतौर पर यूरिन आता रहता है। तो ये वो सिम्टम्स हैं जो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल बना देते हैं फ्रॉम द नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स, राइट। देखते हैं कि हीमोफीलिया की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं। फॉर दिस पर्पज वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास हीमोफीलिया की 3 टाइप्स हैं। Number 1 is called as hemophilia A, right? Other one is called as hemophilia B, and last one is called as hemophilia C, right? मैंने इस पर्टिकुलर हीमोफीलिया C को इनसे डिफरेंट क्यों लिखा है? आंसर इज कि इनके जीन की लोकेशन डिफरेंट है। अगर आप लोग हीमोफीलिया ए और बी के जीन को देखें तो ये क्रोमोसोम एक्स पे प्रेजेंट है। इसका मतलब ये होगा कि ये एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, राइट। और अगर ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है तो आपको पता है कि ये मेल में ज़्यादा अपीयर होता है और फीमेल में कम अपीयर होता है, यानी कि शायद 20 टाइम्स कम अपीयर होता है फीमेल में। और फिर जैसे मैंने आपको कल बताया था कि नॉट ओनली ये फीमेल में कम अपीयर हो रहा है, बल्कि अगर हम इनमें सिम्टम्स की अपीयरेंस की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। ऑनली एंड ओनली आपको याद होगा मैंने कल बताया था कि फीमेल किस केस में क्या हो सकती है हीमोफिलिक, कि जब वो होमोजाइगस रिसेसिव होगी। अदरवाइज फीमेल के अंदर ये कम अपीयर होता है और अगर वो हेट्रोजाइगस हो भी तो उसके सिम्टम्स बहुत नेग्लिजिबल अपीयर होते हैं बॉडी में, राइट। अब देखते हैं कि हीमोफीलिया सी क्या है। हीमोफीलिया सी बेसिकली ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। जाहिर है आप पढ़े लिखे बच्चे, आपको पता चल चुका होगा कि जब भी हम बात करेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर की तो उससे मुराद ये है कि इसके होने के चांसेस, मीन इंसिडेंस के चांसेस ये मेल और फीमेल में कैसे हैं? बिल्कुल बराबर हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में मींस इंसिडेंस में होने के चांसेस में कितना परसेंट हीमोफीलिया ए है हमारी पॉपुलेशन में, कितने परसेंट हीमोफीलिया बी है और कितने परसेंट हीमोफीलिया सी है। तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 80%, इट मींस मोर और लेस 80%, ये क्या है? हीमोफीलिया ए। और जहां तक बात है हीमोफीलिया बी की तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 20%। आप कहेंगे कि हीमोफीलिया सी का क्या फ्रैक्शन है? तो हम बोलते हैं कि हम इसको अप्रोक्सीमेटली का वर्ड यूज कर रहे हैं, उससे हम यूं लिखते हैं कि इट इज लेस देन 1%। इसमें क्या लिखते हैं? लेस देन 1, ये डॉट है, इट इज लेस देन 1%। तो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन में
1% से भी कम लोगों को हीमोफीलिया सी होता है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है और इस पर्टिकुलर डिजीज के मेल और फीमेल में होने का जो चांसेस है इट इज इक्वल, ये बिल्कुल बराबर रहते हैं। राइट, अब देखेंगे कि इसमें जो डिफरेंट किस्म का हीमोफीलिया है, मीन्स हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी, ये किस किस ब्लड फैक्टर के एब्सेंट होने की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग दोबारा से उसी प्रीवियस इमेज को गौर से देखेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे टोटल 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं। राइट, उसमें से लुक एट दिस, इट इज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8। लुक एट दिस, इसके इमीडिएट नीचे है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 और उसके बाद एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर मींस 10 को छोड़ के फिर आता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 11। तो लिखते हैं आप लोगों के लिए कि जो हीमोफीलिया ए है ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 की म्यूटेशन की वजह से होता है। हीमोफीलिया बी, इट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9। और जहां तक बात है मेरे पास हीमोफीलिया सी की, तो इसकी कॉज है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 11। राइट, तो आपने इन बातों को अपने माइंड में रखना है। सवाल ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8? तो आंसर है एंटी मींस ऑपोजिट, हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। राइट, other one is called as means 9 is caused as Christmas factor, right, and last is called as plasma thromboplastin, plasma thromboplastin antecedent। राइट, ये जो फैक्टर है क्रिसमस, इसको उस पेशेंट के नाम पे रखा गया है जिसमें सबसे पहले हीमोफीलिया बी डिस्कवर हुआ था। राइट, इस पर्टिकुलर फैक्टर को हम लोग पीटीसी के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग पीटीए के नाम से जानते हैं। राइट, तो ये जो दो फैक्टर्स हैं, ये जो 3 फैक्टर्स हैं, इनमें से 2 दे आर लोकेटिंग ऑन एक्स क्रोमोसोम एंड थर्ड वन इज लाइंग ऑन क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 7। दैट्स इट माय डियर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग हीमोफीलिया। आपने हीमोफीलिया के इन तमाम पैरामीटर्स को अपने माइंड में रखना है और कल जो हमने डिस्कस किया था इसका इनहेरिटेंस पैटर्न, उसको भी अपने माइंड में रखना है। और इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर के बारे में 2 पेडिग्रीज आपकी बुक में दी गई हैं, आप उसको बनाना भी सीखें। और इसका बेस्ट वे ये है कि आप इनमें से हर एक इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप लिखें। जब आप डिफरेंट इंडिविजुअल्स का जेनेटिक मेकअप लिख लेंगे तो आप लोगों को किसी ऑर्गेनिज्म के उस पर्टिकुलर ट्रेट को अगले नस्ल में मुंतकिल करने के चांसेस का भी पता चल जाएगा। सो दिस इज द रियल अचीवमेंट कि आप अपनी बुक के अलावा भी कोई काम कर सकते हो। राइट, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड पे, वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट X-linked recessive disorder that is called as the color blindness. Yes, my dear students, we are discussing about another X-linked recessive disorder that is called as color blindness. अगर हमारी आंख बिल्कुल भी कुछ ना देखे तो हम उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट ब्लाइंडनेस। लेकिन अगर मेरी आंख कोई एक रंग या 2 रंग या तीनों में से कोई एक रंग भी ना दिख सकती हो तो इसका मतलब यह है कि वी आर सफरिंग फ्रॉम अ डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड एज कलर ब्लाइंडनेस। सवाल ये है कि आखिर हम अपने रंगों को कैसे देखते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस पर्टिकुलर एनिमेशन को देखें। लुक एट दिस कि लाइट इज पेनिट्रेटिंग इनटू अ ह्यूमन आई। तो सबसे पहले ये क्रॉस करेगी कॉर्नियल बैरियर। सो कॉर्नियल बैरियर को क्रॉस करने के बाद अब ये पास होगी थ्रू अ वेरी स्मॉल एपर्चर दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्यूपिल। प्यूपिल क्या है? ये बेसिकली आयरिस के अंदर एक छोटा सा सुराख है। यहाँ से लाइट पास होने के बाद अब कहाँ मूव करेगी? इनटू द लेंस, और लेंस में से इवेंचुअली ये मूव कर जाएगी इनटू द डार्केस्ट पार्ट ऑफ हर आई दैट इज कॉल्ड एज अ विट्रस ह्यूमर। और इस विट्रस ह्यूमर के एंड पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? रेटिना।
look at the structure of retina. Retina consists of basically 3 types of cones. लिखते हैं आप लोगों की ताकि आपको बात समझ आ जाए। हमारे इस पर्टिकुलर ह्यूमन आई के रेटिना पे, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेटिना। तो ह्यूमन आई के रेटिना में देयर आर 3 different types of cones, 3 different types of cones। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, उनको हम क्या नाम देते हैं? रेड कोन्स, राइट। अदर वन आर ग्रीन कोन्स एंड लास्ट वन आर ब्लू कोन्स। इसे हम लोग आम जबान में RGB भी बोलते हैं। लुक एट दिस वेरी स्पेक्ट्रम। आपको नजर आ रहा है कि एक्सट्रीम लेफ्ट पे मेरे पास रोशनी का वो वाला फ्रैक्शन है जो मुझे रेड दिखाई देता है, और फिर आपको पता है कि अगर हम लेफ्ट से राइट को पढ़ना शुरू करेंगे तो विजिबल स्पेक्ट्रम की लेफ्ट साइड पे रेड वेवलेंथ होती है और राइट साइड पर हमारे पास ब्लू, वॉयलेट या इंडिगो टाइप्स की रेडिएशंस पाई जाती है। तो अगर एक पर्सन रेड कलर को देख पा रहा है तो उसकी रीजन ये है कि इसकी रेड कोन्स एक खास किस्म की प्रोटीन्स बना रही हैं। क्या बना रही हैं? एक खास किस्म की प्रोटीन्स बना रही हैं जिन्हें हम लोग नाम देते हैं क्या? ऑप्सेंस, राइट। तो जो ही लाइट आके इन पर्टिकुलर रेड कोन्स पे गिरती है तो वो वाले ऑप्सेंस जो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए सेंसिटिव हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब ये एक्टिवेट होंगे तो वो मेरी ऑप्टिक नर्व के स्पेसिफिक सिग्नल्स को ट्रिगर करेंगे जो जाके मेरे ब्रेन को बताते हैं कि यू आर लुकिंग एट द रेड वेवलेंथ। एंड सेम इज द केस विद अदर बेसिक कलर दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रीन कलर, और वो क्या बनाती है? जाहिर है वो भी एक प्रोटीन ही बनाती है। दोज आर कॉल्ड एज डेफिनेटली ग्रीन ऑप्सेंस। एंड सेम इज द केस हियर कि जो मेरे पास ब्लू कोन्स हैं ये भी एक खास किस्म की प्रोटीन बनाती हैं जिन्हें हम लोग जाहिर है ब्लू ऑप्सेंस का नाम देते हैं, राइट। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो ये तीनों किस्म की जब कोन्स एक्टिवेट होंगी तो मुझे दुनिया एक्चुअल रंग में नजर आएगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब मेरी आईज की तीनों कोन्स एक्टिव होंगी, मींस रेड कोन्स भी, ग्रीन कोन्स भी और ब्लू कोन्स भी प्रॉपरली एक्टिव होंगी, तो नॉट ओनली मैं रेड कलर देख सकता हूँ, ग्रीन कलर देख सकता हूँ, ब्लू कलर देख सकता हूँ, बल्कि इनके ऑल पॉसिबल शेड्स भी देख सकता हूँ, राइट। यानी कि ये तो थे मेरे पास क्या? प्राइमरी कलर्स। आपको पता है कि जो अच्छा पेंटर है वो इन प्राइमरी कलर्स को मिला के मुख्तलिफ किस्म के शेड्स और ह्यूज बना सकता है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसके पास ये सारी किस्म की कोन्स प्रेजेंट हैं वो नॉट ओनली ये रंग देखता है बल्कि इससे कोरेस्पॉन्डिंग सारे के सारे ह्यूज या शेड्स भी देख लेता है। जहाँ तक ताल्लुक है इसकी जेनेटिक्स का, तो जैसे मैंने आपसे पहले बोला है कि ये बेसिकली एक एक्स लिंक्ड यू कैन से डिसऑर्डर है या प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास एक्स क्रोमोसोम के ऊपर सारे के सारे जीन ठीक है तो आपको दुनिया बिल्कुल नॉर्मल कलर में नजर आएगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले जीन में एबनॉर्मलिटी आ जाए, म्यूटेशन आ जाए, तो या मैं रेड ना देख सकूं, या मैं ग्रीन ना देख सकूं, या मैं ब्लू ना देख सकूं। अगर ऐसा हुआ तो फिर डेफिनेटली आई एम अ पेशेंट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो जो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है एज यूजुअल क्या होगा? इट विल अपीयर मोर इन मेल। ये मोर इन मेल में ज्यादा अपीयर होता है और जो फीमेल हैं उनमें ये कंपैरेटिवली कम अपीयर होता है, राइट। और वही जो डिफरेंस आपको बताया था वो वही है। यहाँ पे क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है कलर ब्लाइंडनेस के केस में? मेल वाले केस में 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कैपिटल C Y, राइट। तो अगर X के ऊपर कैपिटल C है तो शायद आपको पता है Y पर जीन होता है कोई नहीं, और इन अदर केस क्या हो सकता है कि X के ऊपर स्मॉल c हो और Y के ऊपर तो जीन होता ही कोई नहीं। तो मेल में कोई इंटरमीडिएट कॉम्बिनेशन नहीं है, 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, कैपिटल C वाला और स्मॉल c वाला। अगर कैपिटल C जीन है इसका मतलब है कि ये तीनों के तीनों अपने नॉर्मल ऑप्शन बना रहे हैं। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम के
सी क्लस्टर में कोई एबनॉर्मेलिटी है और वहाँ पे स्मॉल सी प्रोड्यूस हो गया है, म्यूटेशंस हो गई हैं, तो फिर जाहिर है इनमें से किसी एक में खराबी पैदा हो सकती है। तो यहाँ पे डिजीज होने या ना होने का चांस कितना है? 50%, 50%। लेकिन फीमेल के केस में ऐसा नहीं था। आपको याद है कि फीमेल के केस में मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज थी, कैपिटल सी, अदर वन कैन बी कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, एंड लास्ट वन इज स्मॉल सी, राइट। इस वाले केस में दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नॉर्मल। ये कैसा है मेरे पास? नॉर्मल। लेकिन जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये बेसिकली क्या है? कैरियर। लेकिन वैसे कैसा होगा? नॉर्मल। इससे बिल्कुल दुनिया सही नजर आएगी क्योंकि इसको इस कैपिटल सी ने सेव कर लिया है, एज कैपिटल सी इज कॉम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल सी। लेकिन जहां तक ताल्लुक है इस वाले केस का, बिल्कुल लोअर केस में, तो शी विल बी कलर ब्लाइंड। ये कलर ब्लाइंड होगी। तो नजर आया मेरे पास कि यहाँ पे डिजीज होने का चांस कितना था? 33.33%। लेकिन मेल के केस में ये कितना था? 50%। दैट्स वाई कि मेल में कलर ब्लाइंडनेस ज़्यादा होती है और फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस कम होती है, राइट। अब हम कलर के एतबार से विजन की टाइप्स देखेंगे। तो पहली टाइप है मेरे पास ट्राइक्रोमेट्स। ट्राइक्रोमेट्स का मतलब ये है कि ये वाला ऑर्गेनिज्म जो है वो रेड भी देख पा रहा है, ग्रीन भी देख पा रहा है और ब्लू भी देख पा रहा है। जो ऑर्गेनिज्म तीनों किस्म के रंगों को सही तरीके से देख लेता है, दैट इज कॉल्ड है, दोज आर कॉल्ड एज ट्राइक्रोमेट्स। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई ऑर्गेनिज्म इसमें से सिर्फ 2 को देख पाता है और 1 को नहीं देख पा रहा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम उसे बोलेंगे डाइक्रोमेट। ही कैन सी ओनली 2 कलर्स, ओनली 2 बेसिक कलर्स। तो फिर हम इसे क्या बोलते हैं कि ये डाइक्रोमेट है। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म 2 रंग ना देख सकता हो, सिर्फ 1 रंग देख सकता हो, कैन सी ओनली 1 कलर, कैन सी ओनली 1 कलर, तो फिर आमतौर पे हम उसे क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेट। देखा ये गया है माय डियर स्टूडेंट्स कि वो लोग जो सिर्फ 1 कलर देखते हैं वो यूजुअली ब्लू दिखते हैं, राइट। तो उनको दुनिया ब्लू ब्लू नजर आती है। वो रेड भी नहीं देख पाते, वो रेड भी नहीं देख पाते और वो ग्रीन भी नहीं देख पाते। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये है डिफरेंस बिटवीन द टू। अब अगर देखा जाए तो दुनिया में ये वाले पर्सन तो जाहिर है बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल ये डोमिनेंट जीन है मेरे पास। लेकिन अगर मैं देखूं तो डाइक्रोमेट्स और मोनोक्रोमेट्स में मैक्सिमम जो लोग हैं वो डाइक्रोमेट्स हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो कि मोनोक्रोमेट्स हैं। अगले बोर्ड पे हम देखेंगे कि इन पर्टिकुलर डाइक्रोमेट्स की फर्दर कितनी टाइप्स हो सकती हैं। सो लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हुई थी आप लोगों के साथ डाइक्रोमेट्स की टाइप्स की। तो मेरे पास डाइक्रोमेट्स मीन ऐसी ऑर्गेनिजम्स की जो 2 रंग देख सकते हैं, उनकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। उनमें से पहली टाइप को हम लोग बोलते हैं प्रोटोनोपिया, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इनकी रेड और ग्रीन को देख सकते हैं और ब्लू को भी देख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये रेड और ग्रीन को ओवरलैप कर जाते हैं। इनके अंदर रेड कोन्स भी प्रेजेंट है, ग्रीन कोन्स भी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा ओवरलैप्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, राइट। तो इसके लिहाज से ये एक कलर बना रही होती हैं और साथ उनका ब्लू कलर मिल जाता है, जिसकी वजह से इन्हें दुनिया जाहिर है ना तो परफेक्टली ग्रीन नजर आ रही होती है, ना ही परफेक्टली उसे रेड नजर आ रही होती है, बल्कि ये पार्टली रेड के लिए भी कलर ब्लाइंड होते हैं और ग्रीन के लिए भी कलर ब्लाइंड होते हैं। अब हम बात करेंगे ड्यूटेरोनॉप्स की। ये क्या होते हैं? दे कांट सी ग्रीन कलर, दे कांट सी ग्रीन कलर। ये ग्रीन कलर नहीं देख पाते। जब ये ग्रीन कलर नहीं देख पाएंगे तो फिर क्या होगा कि इन्हें दुनिया रेड और ब्लू नजर आएगी, ग्रीन नजर नहीं आ रहा होगा। और ज़्यादा ताल्लुक है इन ट्राइटोनॉप्स की, तो इनके बारे में ये है कि दे कांट सी ब्लू कलर, ये ब्लू कलर नहीं देख सकते, राइट। इसका मतलब ये है कि जहां जहां जिस जिस शेड में भी ब्लू एज अ बेसिक कलर इस्तेमाल होगा, नॉट ओनली उन्हें ब्लू नजर नहीं आएगा बल्कि ब्लू शेड की कंट्रीब्यूशन भी दूसरे रंगों में नजर नहीं आएगी। देयरफॉर वो यूजुअली से कि जो ट्राइटोनोपियंस होते हैं दे कांट सी ब्लू कलर एंड ऑल इट्स ह्यूज, एंड सिमिलरली जो ड्यूटेरोनॉप्स हैं दे कैन नॉट सी ग्रीन कलर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन एनीवेयर इन अनदर कलर।
क्योंकि आपको पता है ग्रीन बेसिक कलर है, ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा, तो जहां जहां भी शेड बनाने में ग्रीन कलर इस्तेमाल होगा वो भी कलर उसको नजर नहीं आएगा, और जाहिर है इस वाले केस में दो चीजें नजर नहीं आएगी। अब करते क्या हमारे डियर स्टूडेंट्स कि इनको फर्दर डिवाइड देखने के लिए हम इस पर्टिकुलर वीडियो को देखते हैं। इट इज रियली अ रिमार्केबल वीडियो। व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर यू कैन से सर्टेन सोर्सेज फॉर यू, तो मुझे एक बहुत अच्छी वीडियो नजर आई। इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को कंपैरिजन करके दिखाया गया है कि एक ऑर्गेनिज्म को नॉर्मल दुनिया कैसे नजर आती है, राइट, और अगर एक ऑर्गेनिज्म प्रोटोनोपिया का शिकार है तो दुनिया कैसी नजर आएगी, अगर ऑर्गेनिज्म ड्यूटेरोनोप है तो कैसी नजर आएगी, और अगर ट्रिप्टोनोप है तो कैसी नजर आएगी। अब सवाल ये प्रोड्यूस हो रहा है हमारे डियर स्टूडेंट्स कि हमें ये कैसे पता चला कि एक प्रोटोनोपिया को दुनिया ऐसी नजर आती है। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं क्या करूं कि मैं एक ऑर्गेनिज्म के सामने तमाम किस्म के क्या रख दूं, पेंट्स जैसा पेंट सामने तमाम किस्म के क्या रख दूं, पेंट्स जैसा पेंट नेचर में होगा जिस रंग का उससे मिलता रंग वो उस पर्टिकुलर शेड में क्या करेगा, ढूंढेगा और उसको बना के एक तस्वीर बना देगा। इसका मतलब ये है कि वो दुनिया को उस नज़र से देख रहा है जिस तरह की उसने पेंटिंग की। ये सब चीज़ें, ये सब वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से उसी पर्टिकुलर कलर कोड को यूज़ करके क्या किए गए हैं, डिफरेंट एनिमेशंस, डिफरेंट जैसे पिक्चर्स को विजुअलाइज करवाया गया है कि एक ऑर्गेनिज्म नॉर्मल है तो दुनिया कैसे नज़र आती है, और अगर वो प्रोटोनोपियन है तो दुनिया कैसी नजर आ रही है, अगर वो ड्यूटेरोनोपियन है तो कैसी नजर आ रही है, और अगर वो ट्राइटेनोपियन है दुनिया कैसी नजर आ रही है। सो ये सारी की सारी बातें रिगार्डिंग व्हाट द कलर ब्लाइंडनेस, राइट। अब हम देखेंगे आखिरी बात, दैट इज कॉल्ड एज द TFS, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। इट इज अ वेरी रेयर एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। याद रखना है कि ये बहुत ही रेयर एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। अगर आप लोग इस ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो आपको इसका जेनेटिक मेकअप XY नजर आएगा। इंपॉर्टेंट बात है ना माय डियर स्टूडेंट्स, XY। इसका मतलब ये कि जब जेनेटिक मेकअप XY हो तो इससे मेल होना चाहिए, इट शुड बी अ मेल, राइट, बिकॉज कि Y क्रोमोसोम के ऊपर SRY जीन प्रेजेंट होता है। आपको पता है ये SRY जीन Y क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और अगर Y क्रोमोसोम है तो SRY जीन अपना काम करेगा, और करने के बाद क्या करेगा, SRY जीन एक हार्मोन प्रोड्यूस करवाएगा बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन। और आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन एक एंड्रोजन है, पढ़ के आए हैं आप लोग प्रीवियस टॉपिक में और हार्मोन वाले टॉपिक में, कि इट इज बेसिकली एन एंड्रोजन, राइट। अब होता क्या है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पास जो कि टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम का शिकार है, उस वाले केस में उसको फादर से नॉर्मल Y क्रोमोसोम मिला है, लेकिन जो उसको मदर से X क्रोमोसोम मिला है उसके पास एक TFM जीन प्रेजेंट है। किस फॉर्म में, म्यूटेंट फॉर्म में। यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप लिखूं XY, तो नॉर्मल में क्या होता है कि यहाँ पे TFM प्लस जीन है। आपको पता है हमारे जेनेटिक्स में हम जहां कहीं भी प्लस लिख देते हैं, इसका मतलब है ये उसका वाइल्ड या नॉर्मल जीन है। अगर ये वाला जीन मेरे पास नॉर्मल काम कर रहा है तो इस पर्टिकुलर डेवलपिंग मेल की बॉडी का कोई सेल ऐसा नहीं हो सकता कि वो टेस्टोस्टेरोन की कॉल को रिसीव ना करे या उसे अनसुना कर दे, राइट। मैं फिर बता रहा हूं, SRY जीन का काम क्या था कि वो टेस्टोस्टेरोन बनवाए, उसे लिबरेट करवाए। उसके बाद जो मेरे पास TFM का वाइल्ड जीन है, उसका काम ये होता है कि वो बॉडी के सेल्स को कहे कि तुम टेस्टोस्टेरोन को ओबे करो और इस डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म को एक परफेक्ट मेल बना दो। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ऐसा हुआ कि इस पर्टिकुलर TFM जीन के अंदर म्यूटेशन हो गई, तो रिजल्ट क्या होगा मेरे पास कि ये वाला ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा TFM, राइट, और सिंपल Y। नाउ this particular TFM is not having a plus on it। इसका मतलब ये कि ये वाइल्ड जीन नहीं है बल्कि एक म्यूटेंट जीन है। अब इस म्यूटेंट जीन के रिजल्ट में क्या होगा कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल ब्लड में नॉर्मल होने के बावजूद इसकी बॉडी के सेल्स टेस्टोस्टेरोन की कॉल सुनने को रेडी नहीं है, तो ये वाला ऑर्गेनिज्म
एक्स वाई जेनेटिक मेकअप रखने के बावजूद एक गर्ल में या फीमेल में डेवलप होगा। बात आपको मेरी समझ आई? तो ये वाला ऑर्गेनिज्म क्या होगा, ये बिल्कुल नॉर्मल डेवलप होगा। क्या? फीमेल नजर आएगा, ये नॉर्मल सी फीमेल है। अगर मैं उसके कैरियोटाइप करूंगा तो पता चलेगा कि इसके लिए तो एक्स वाई क्रोमोसोम है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जेनेटिक मेकअप बता रहा है कि ये एक मेल है, लेकिन जब वो दुनिया में मोहतरमा तशरीफ लाई है तो पता चल रहा है कि शी इज बेसिकली अ फीमेल। तो रीजन मेरे पास क्या थी कि एसआरवाई जीन अपना काम कर रहा था, लेकिन उसके एंड्रोजन को उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। बात आपको समझ आई? अब ये पर्टिकुलर मोहतरमा जो फीमेल साहिबा होंगी ये बिल्कुल नॉर्मल वे में बड़ी होंगी, राइट है? आपको बात समझ आ रही है? जब वो नॉर्मल वे में बड़ी होंगी तो इसके जो नॉर्मल बॉडी पार्ट्स है वो बिल्कुल वहां प्रेजेंट होंगी। फॉर एग्जांपल लिख रहे हैं हम इसके मेमरी ग्लैंड की बात करें, हम लोग इसके ब्रेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इट इज देयर, राइट? और अगर हम लोग बात करते हैं इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जिससे हम लोग वेजाइना बोलते हैं, तो इट इज ऑल्सो देयर। लेकिन ये तो सारे के सारे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं। क्या इसके पास प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर है? मीन टू से कि क्या इसके पास ओवरी है? तो आंसर इज नो, ओवरी नहीं है। अगर ओवरी नहीं है तो फिर क्या है? टेस्टिस हैं। ओ यस, टेस्टिस आर देयर, लेकिन टेस्टिस कहां हैं? दे आर नॉट डिसेंडेंट इन द पाउच लाइक अ मेल, दे आर प्रेजेंट इनसाइड एब्डोमेन। ये उसके पेट के अंदर प्रेजेंट। तो apparently she is a perfect female and she will be happily married as a girl, and she will be happily married as a girl or as a woman, whatever you want to write. लेकिन अगर इसके पास ओवरी नहीं है तो क्या यूट्रस है? तो आंसर इज यस, यूट्रस है इसके पास। और जो यूट्रस है इट इज वेरी स्मॉल, ये बड़ी छोटी सी यूट्रस है, और इट इज जस्ट अ इनवर्ड बल्ज एट द एंड ऑफ द विजाइना। अगली बात हम देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स वो ये कि अगर ये वाली लड़की या मोहतरमा जब अपनी प्यूबर्टी को पहुंचती, कहां पहुंचती है? अपनी प्यूबर्टी को पहुंचती है, तो क्या इसके अंदर कोई सेकेंडरी सेक्स सेक्टर डेवलप होता है? समथिंग लाइक एक्सिलरी हेयर्स, समथिंग लाइक प्यूबिक हेयर्स, राइट? तो आंसर इज नो, राइट? इसके पास कोई मेच्योरिटी वाला साइन डेवलप नहीं हो रहा। अगर ओवरी होती तो वही वाले काम करवाती, ओवरी भी यहां पर नहीं है। और जहां तक टेस्टिस की बात है वो भी ना होने के बराबर है, बहुत छोटे से और पेट के अंदर है, तो वो भी ऐसा कोई हार्मोन डेवलप नहीं कर रहे जो कि एक्सिलरी हेयर या प्यूबिक हेयर को डेवलप कर रही है। अब सवाल ये है हमारे स्टूडेंट्स कि क्या ऐसी खातून या ऐसी लड़की जब अपनी प्यूबर्टी पे पहुंचेगी तो क्या उसको मेंस्ट्रुएशन होगी? तो आंसर इज नो, नो मेंस्ट्रुएशन, बिकॉज आपको पता है कि मेंस्ट्रुएशन होने के लिए ओवुलेशन का प्रोसेस होना जरूरी था। तो जब ओवुलेशन ही नहीं हो रही, जब ओवरी ही नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर ओवुलेशन कैसे हो सकती है? तो कोई मेंस्ट्रुएशन भी इसको नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली अ स्टेराइल ऑर्गेनिज्म। तो ये एक मेल होना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए था? एक मेल होना चाहिए था, लेकिन TFM जीन की प्रेजेंस में ये रेजिस्टेंट हो गए, उन्होंने टेस्टोस्टेरोन की कोई बात को नहीं सुना, जिसकी वजह से ज़्यादा फर्दर डेवलपमेंट सारी एक फीमेल ट्रैक पर हुई, मेल ट्रैक पर डेवलपमेंट हुई ही नहीं। लेकिन चूंकि इसके पास दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं था तो ओवरी के डेवलप होने का चांस भी कोई नहीं बनता था। अब सवाल ये है कि हम इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में उनकी फैमिलीज को क्या बताएं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने एक टर्म डेवलप की है, दैट वेरी टर्म इज कॉल्ड एज CAIS, right? What is meant by CAIS? It is called as complete androgen insensitivity syndrome। यानी कि हम उन्हें बताएंगे कि जनाब ये जो मोहतरमा है शी इज परफेक्टली स्टेराइल। इनफैक्ट हुआ इसके पास ये है
कि इसके बॉडी के सारे सेल वो किसी भी किस्म के एंड्रोजन से इनसेंसिटिव हो गई। तो जब सारे के सारे सेल एंड्रोजन से इनसेंसिटिव हो जाएंगे तो जाहिर है एक कैस्केड ऑफ एब्डोमिनलिटी स्टार्ट हो जाएगी। दैट यू पीपल नो वेरी वेल कि हम उसे क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। तो ये सारे के सारे जो डिसऑर्डर्स हैं दे आर रिगार्डिंग द जीन्स लाइंग ऑन एक्स क्रोमोसोम। सो एक्स क्रोमोसोम इज वेरी वेरी वाइटल, right? Sometime it affects male more, sometime it affects female more, sometime it can be under the influence of what, Y chromosome, sometime it is not going to listen any information from the Y chromosome. Example is TFS or CAIS, that is called as complete androgen insensitivity syndrome. I hope कि ये सारी बातें regarding your eyes, regarding your hemophilia, regarding the TFS आप अपने माइंड में रखेंगे और वो वाइटल मार्क्स स्कोर करेंगे जो आप लोगों को मेडिकल कॉलेज की दहलीज तक ले जाने में कामयाब होंगे। इस दुआ के साथ कि आप अपने टारगेट, अपने मिशन में ज़रूर कामयाब हों।